बच्चे उसे हमेशा से पसंद नहीं थे। जब भी कोई बच्चा रोता तो उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसके सर पर हथौड़ा मार रहा हो। बच्चों से उसकी नफरत पूरी दुनिया जानती थी। घर का हर सदस्य जानता था कि उसे बच्चों से कितनी चिढ़ है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। सिर्फ 21 साल की उम्र में उसे एक बच्ची की मां बना दिया गया था। इससे पहले जब भी नाज़मा बेगम उससे शादी की बात करती तो हमेशा एक ही जवाब देती थी, मॉम अभी तो मेरी खेलने कूदने की उम्र है, मैं शादी जैसी जिम्मेदारियों में नहीं पड़ना चाहती। उसकी बात नाज़मा बेगम को सही लगती थी। उन्हें भी लगता था कि अभी माया जाफ़र की शादी की उम्र नहीं हुई है। बहुत सी लड़कियां 24 साल के बाद शादी करती हैं और माया तो अभी सिर्फ 21 साल की थी। उसकी हरकतों से भी बचपना झलकता था, इसलिए वो चुप हो जाती थी। लेकिन एक दिन अशफाक साहब ने ऐसा फैसला सुनाया कि माया और नाज़मा बेगम दोनों हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि वो माया का निकाह बहराम से कर रहे हैं। बहराम जाफ़र उसके ताया शम्स जाफ़र का इकलौता बेटा था और करोड़ों की जायदाद का मालिक भी। कई कंपनियां उसके संभालने में थी। 2 साल पहले उसने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से बिजनेस की पढ़ाई पूरी की थी। वहीं पर उसे जोया हुसैन पसंद आई थी, जो उसकी क्लासमेट थी। उसने अपने पिता शम्स जाफर को जोया के बारे में बताया और उन्होंने खुशी से रिश्ता मंजूर कर लिया। उसकी जिंदगी बनकर जाफर हाउस में आ गई। जब बहराम की शादी हुई तो वो 26 साल का था और माया 19 साल की। कज़न होने के नाते माया को उसकी शादी की खुशी थी, लेकिन उसका स्वभाव थोड़ा अलग था। वो अपने लोगों की खुशियों में और दुखों में भी जैसे बाहर वाले इंसान की तरह शामिल होती थी। उसे किसी से ज़्यादा मतलब नहीं होता था। सब खुश होते तो वो भी थोड़ी देर के लिए खुश हो जाती, फिर सब भूल भाल कर अपनी दुनिया में खो जाती। शादी के बाद भी ऐसे ही हुआ था। शादी खत्म हुई और वो अपनी ज़िंदगी में वापस व्यस्त हो गई। उसकी दुनिया सिर्फ बिलाल के आसपास घूमती थी। बिलाल आफरीदी उसका सीनियर था। वो उससे प्यार की बातें करता और इस वजह से माया भी उसे दिल से चाहने ने आसपास की दुनिया से बेखबर रहती और हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती। उसके इस व्यवहार के कारण कोई उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखता था। बहराम से भी उसकी ज़्यादा बात नहीं होती थी। दिन में एक दो बार बस हल्की से हेलो हाय हो जाती और फिर वो अपने मोबाइल में खो जाती। बहराम की शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। घर के सभी लोग उसकी और जोया की जोड़ी की तारीफ करते थे। फिर उनकी खुशियाँ और बढ़ गई जब जोया ने बताया कि उसके घर छोटा मेहमान आने वाला है। सब लोग बहुत खुश हुए। माया भी खुश हुई, लेकिन हमेशा की तरह कुछ देर के लिए। फिर वो अपनी दुनिया में लौट गई। बहराम की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उसकी खुशियाँ उस दिन टूट गई जब जोया ने एक बच्ची को जन्म दिया और इस दुनिया को छोड़ गई। जोया के जाने से बहराम पूरी तरह टूट गया। उसने अपने एक दिन की बच्ची को भी नहीं देखा। उस समय नाज़मा बेगम और ज़ेबा बेगम ने उस मासूम बच्ची को संभाला और अशफाक साहब ने शम्स साहब और बहराम को संभाला। माया तो सिर्फ दिखावे के लिए भी हाल पूछने नहीं आई। एक दिन वो मोबाइल हाथ में लेकर बिलाल से मुस्कुराते हुए चैट कर रही थी। उधर से बहराम टूटा हुआ सा आ रहा था। माया मोबाइल में इतनी खोई हुई थी कि उसने देखा ही नहीं। बहराम को उससे देखकर बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगा, क्या दुनिया में इतने भी बेपरवाह लोग होते हैं जिन्हें किसी के दुख सुख से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माया को देखकर उसे लगा कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। वो उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ गया। तभी माया की नज़र उस पर पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसे बहराम से बात करनी चाहिए। वो जल्दी से उसके पास गई और धीरे से बोली, बहराम सुनिए। बहराम रुक गया, लेकिन पीछे नहीं मुड़ा। माया खुद उसके पास आई और बोली, आप कैसे हैं और आपका बेबी कैसी है? उसका ये सवाल बहराम को उसके जख्मों पर नमक जैसा लगा। उसका मन किया कि वो माया को बहुत कुछ कह दे, लेकिन उसने खुद को रोक लिया और चुपचाप वहां से चला गया। माया उसके जाने पर ज्यादा नहीं सोची। उसने फिर से अपना मोबाइल निकाला और बिलाल से बातें करने लगी। उसे नहीं पता था कि उसके ये बेपरवाही कितने लोगों को चोट पहुंचाती थी, लेकिन वह ऐसी थी।
सबसे अलग, सबसे बेपरवाह, अपनी दुनिया में खोई हुई। जब शम्स साहब ने बहराम से उसकी छोटी सी परीक्षा के लिए दूसरी शादी करने की बात की तो पहले वो बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन काफ़ी समझाने के बाद मान गया। लेकिन जब शम्स साहब ने उसके सामने माया का नाम लिया तो वो और भी परेशान हो गया। उसने गुस्से में कहा, डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना वो कैसी है, कितनी लापरवाह, अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की। उसे किसी के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मेरी परी की अच्छी माँ बिल्कुल नहीं बन सकती। मैं किसी समझदार लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख सके। शम्स साहब उसकी बातों से सहमत थे। उन्हें भी ऐसा लगता था। उन्होंने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि वो अपनी ही दुनिया में रहने वाली लड़की है और उससे दूसरों से ज़्यादा मतलब नहीं होता। लेकिन ये भी सोचो कि अगर बाहर की कोई लड़की हमारे घर आएगी तो हो सकता है वो परी को अपना ना समझे, लेकिन माया ऐसा नहीं करेगी। माना कि उसमें अभी बचपना है, लेकिन जब उस पर जिम्मेदारियां आएंगी तो वो बदल जाएंगी और मुझे लगता है कि परी के लिए उससे अच्छी माँ कोई नहीं होगी। बहराम फिर भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसके मन में कई सवाल आ रहे थे। उसने कहा, डैड, आपकी बातें सही है, लेकिन वो मुझसे शादी क्यों करेंगी? वो अभी बहुत छोटी है। उसे मुझसे कहीं बेहतर इंसान मिल सकता है। उसकी बात भी गलत नहीं थी। वो कैसे ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताती जो पहले से ही अपने दिल में किसी और को बसाए बैठा था। शम्स साहब ने धीरे से कहा, बेटा, ये सब छोड़ो, बस परी के बारे में सोचो। उनकी बात सुनकर उसने चुपचाप सर हिलाया। माया के लिए हाँ करते समय उसे बहुत दुख हो रहा था। वो जानता था कि इस उम्र में लड़कियों के बहुत सारे सपने होते हैं। वो अपने लिए ऐसे इंसान की उम्मीद करती है जो सिर्फ उसका हो, उनका साथ। वो जानता था कि इस उम्र में लड़कियों के बहुत सारे सपने होते हैं। वो अपने लिए ऐसे इंसान की उम्मीद करती है जो सिर्फ उनका हो, उनका साथ दे, उनसे सच्चा प्यार करे। लेकिन वो माया को ये सब नहीं दे सकता था, क्योंकि उसके दिल के एहसास पहले ही किसी और के लिए थे। जब अशफाक साहब ने माया को बताया कि उसका निकाह बहराम से करने का फैसला किया गया है तो वो पूरी तरह से हैरान रह गई। उसके पापा उसकी शादी ऐसे आदमी से कैसे कर सकते थे जो पहले से ही शादीशुदा था, और फिर शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्ची का पिता भी था। उसने अशफाक साहब से कुछ नहीं कहा, लेकिन बहराम से तो बात कर सकती थी। इसीलिए गुस्से में सीधी बहराम के कमरे में चली गई। बहराम अपनी छोटी सी परी को गोद में लेकर उसे सुलाने की कोशिश कर रहा था। माया को अचानक देखकर हैरान होकर उठ बैठा। माया ने बिना रुके कहा, मिस्टर बहराम, शम्स जाफर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आप जैसे इंसान से शादी करूंगी जिसके दिल और जिंदगी में पहले ही कोई और है? आप ताया जान को जाकर कह दीजिए कि मैं आपसे शादी नहीं करूंगी। अगर आपने मेरा इनकार सब तक नहीं पहुंचाया और मेरी शादी आपसे हो गई तो देख लेना मैं आपका और आपकी बेटी का क्या हाल करूंगी। वो बिना उसकी बात सुने जाने लगी। तभी बहराम ने परी को बिस्तर पर रखा और उसे आवाज दी, माया, मुझे तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं। तुमसे क्या, मैं किसी से भी शादी नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारा ये इनकार सब तक पहुंचा दूंगा। इतना कहकर वो फिर परी के पास आ। माया की ऊंची आवाज से परी जाग गई थी। अब वो जोर जोर से रो रही थी। उसे रोता देखकर माया के सिर में दर्द होने लगा। वो चिढ़कर बोली, हाँ, आपको इनकार करना ही होगा, क्योंकि मैं बिलाल से शादी करना चाहती हूँ। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह है तो प्लीज़ सबको मना कर दीजिए और अपनी बेटी को चुप कराए। उसके दिन रात रोने से मेरा सर दर्द करता है। पता नहीं अल्लाह भी क्या क्या करवाना चाहता है। आखिरी बात उसने सीधे कही और वहां से चली गई। और बहराम परी को गोद में लेकर उसे चुप कराने के साथ साथ माया की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगा। बहराम ने अपना इनकार दोबारा ज़ेबा बेगम के जरिए शम्स साहब तक भिजवा दिया था, लेकिन शम्स साहब ने उसके इनकार को ज़्यादा महत्व नहीं दिया और निकाह की तारीख तय कर दी। जब माया को पता चला तो वो फिर गुस्से में बहराम के कमरे में आई और आते ही बोली, आपने मना क्यों किया? आपने मना क्यों नहीं किया? बहराम उस समय ऑफिस से बहुत थका हुआ आया था।
वह भी अपने जूते उतार ही रहा था कि माया फिर उसके सामने आ खड़ी हो गई। उसका मन किया कि वो उस लड़की को खूब सुना दे जो पिछले कई दिनों से उसकी परेशानी बनी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और चुपचाप अपना शर्ट के बाजू मोड़ते हुए अलमारी की तरफ बढ़ गया। माया को उसका ऐसा नज़रअंदाज करना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो गुस्से में उसके सामने आकर बोली, आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ। काफ़ी देर से उसकी बातें सुनकर बहराम भी परेशान हो चुका था। वो गुस्से में उसके पास आया और उसका हाथ पकड़कर उसे दीवार के पास करते हुए बोला, तुम बार बार मुझे परेशान क्यों करने आ जाती हो? क्या तुम्हें मुझे चैन से रहना पसंद नहीं है? और रही बात मेरे इनकार की, तो मैं एक नहीं कई बार डैड को मना कर चुका हूँ, लेकिन पता नहीं वो तुमसे क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मेरे इनकार का मान ही नहीं रहे हैं। अब मैं और मना नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज़ तुम चुपचाप अपनी हाँ दे दो, वरना दूसरी हालत में अशफाक चाचा तुमसे ज़बरदस्ती भी कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि मैं आपकी और आपकी बेटी की सेवा करने के लिए हाँ कर दूँ? मुझे ऐसा करके पूरी ज़िंदगी पछताना नहीं है। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर आप में हिम्मत नहीं है तो मैं खुद ताया जान से मना कर दूँगी और कह दूँगी कि वो मुझसे जो भी उम्मीद कर रहे हैं मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकती। इतना कहकर वो खुद को बहराम से छुड़ाने लगी, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार करते हुए बहराम बोला, आप बेफिक्र रहिए, हम दोनों आपको किसी तरह की परेशानी नहीं देंगे, और अगर आप मेरे डैड को अपना इनकार बताना चाहती तो बता सकती। इतना कहकर बहराम बाथरूम में चला गया और माया वहीं खड़ी रह गई। असल में उसने अशफाक साहब के सामने बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो बार बार बहराम से इनकार करने को कह रही थी। फिर शम्स साहब तो अशफाक साहब के बड़े भाई थे, उनके सामने वो कैसे मना कर सकती थी। जैसे तैसे बुधवार की रात उसका निकाह बहराम से हो गया। क्योंकि ये बहराम की दूसरी और माया की पहली शादी थी, इसलिए अशफाक साहब ने शादी बहुत धूमधाम से की थी। वो नहीं चाहते थे कि इस मामले में माया के साथ कोई कमी रह जाए, क्योंकि वो पहले ही महसूस कर रहे थे कि उन्होंने माया के साथ बहुत बड़ा फैसला उसकी मर्जी के बिना लिया है। वो जानते थे कि माया इस रिश्ते से खुश नहीं है, फिर भी उन्होंने शम्स साहब का रिश्ता मंजूर कर लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी इकलौती प्यारी बेटी कभी उनकी नज़रों से दूर चली जाए, और शायद इसी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया था। बहराम ने कभी नहीं सोचा था कि जोया के जाने के सिर्फ 15 दिन बाद ही उसकी शादी माया से हो जाएगी, वो भी इतनी धूमधाम से। जो कुछ हो रहा था उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वो किसी और के सपनों के ऊपर अपना घर बना रहा है, और उसे ये भी नहीं पता था कि ये घर टिकेगा भी या नहीं। ये सारा शोर, ये सारी भगदौड़ उसके पहले से टूटे दिल को और ज़्यादा दुख दे रही थी। वो चाहकर भी ये सब नहीं रोक सकता था। दूसरी तरफ माया का मन कर रहा था कि सबसे पहले वो बहराम को गला दबा दे, और उसके बाद उसकी बेटी का, जिससे वो बहुत नफ़रत महसूस कर रही थी। उसे लगता था कि उसी बच्ची की वजह से उसकी ज़िंदगी और उसकी खुशियाँ उससे छीन गई है। उस वक्त उसके दिल में जोया के लिए भी शिकायतें थी। वो मन ही मन में कह रही थी, काश जोया आप नहीं जाती तो मेरी ज़िंदगी में ये दोनों लोग नहीं आते। आप जहाँ भी हैं वापस आ जाए, मुझे मेरी खुशियाँ लौटा दीजिए। जोया को याद करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान चले गए। नाज़मा बेगम उसे बहराम के कमरे में छोड़ने आई। उन्हें उसे बेड पर बिठाया, उसका दुपट्टा ठीक किया और प्यार से बोली, माया, मुझे पता है कि तुम इस फैसले से खुश नहीं हो, लेकिन यकीन मानो, अगर तुम इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश करोगी तो तुम्हें ये रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता लगेगा। एक माँ और बेटी का रिश्ता, एक पत्नी और पति का रिश्ता, ये रिश्ता बहुत नाजुक होते हैं, धागे की तरह। जितना समय और प्यार दिया जाए उतना ही मजबूत होते हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे इस फैसले को सही साबित करोगी। इतना कहकर वो चली गई। माया आंसुओं से बहरा चेहरा उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। तभी बहराम अंदर आया।
उसकी गोद में परी थी। माया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सीधे वॉशरूम में चली गई। बहराम ने भी ऐसे नज़रअंदाज किया जैसे कमरे में सिर्फ वो और परी ही हो। कुछ देर बाद माया अपने भारी शादी के कपड़े हाथ में लेकर बाहर आई। उसने देखा कि बहराम कपड़े बदल के सो चुका था और उसके पास ही परी आराम से सो रही थी। दोनों बाप बेटी को ऐसे चैन से सोते देखकर उसका मन और बेचैन हो गया। वो उठकर स्विच बोर्ड के पास गई और कमरे की सारी लाइट्स जला दी कि इस हरकत से सिर्फ बहराम ही नहीं, परी की भी नींद टूट गई। इतनी तेज़ रोशनी शायद वो छोटी बच्ची सह नहीं पाई और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसे रोता देख बहराम परेशान हो गया। उसने जल्दी से परी को गोद में उठाया और तेज़ आवाज़ में बोला, माया, ये सब क्या है? सारी लाइट्स बंद करो। परी को रोशनी में नींद नहीं आती। बहराम के कहने पर भी माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे चुप देखकर बहराम को गुस्सा आ गया। वो परी को गोद में उठाए स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। तभी माया उसके सामने आकर खड़ी हो गई और जिद भरे लहजे में बोली, ये लाइटें बंद नहीं होंगी, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। उसके इस साफ झूठ पर बहराम उसे हैरानी से देखने लगा। उसका और माया का कमरा आमने सामने था। कई बार उसने देखा था कि माया रात में लाइट बंद करके सोती थी, लेकिन बहराम रात में कोई झगड़ा नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने धीरे से कहा, तुम्हारी नाराज़गी मुझसे है। तुम मेरे साथ जैसे चाहो वैसे व्यवहार करो, मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बेटी के साथ गलत किया तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब मेरे रास्ते से हटो, मुझे लाइट बंद करनी है। इतना कहकर उसने हल्का सा हटाया, जिससे माया गिरते गिरते बच गई। अपनी बेइज्जती महसूस करके माया को बहुत गुस्सा आया और वो कमरे से बाहर निकल गई। असल में उसे उस कमरे में दम घुट रहा था। बहराम उसे जाते हुए देखकर बस गहरी सांस भरता रह गया। वो जानता था कि माया को ये सब अपनाने में समय लगेगा, इसलिए उसने सोचा कि उसे थोड़ा समय देना चाहिए ताकि अकेले में वो अपनी नई ज़िंदगी के बारे में सोच सके। लेकिन माया नई ज़िंदगी के बारे में सोचने के बजाय बहराम और परी की ज़िंदगी मुश्किल बनाने के बारे में सोच रही थी ताकि उसे बहराम शम्स से छुटकारा मिले और वो बिलाल आफरीदी को अपना बना सके। माया जब नींद से उठी तो कुछ देर के लिए उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। वह अपने कमरे के बिस्तर पर सुबह से करीब 11 बजे तक लेटी छत को देखती रही। तभी नाज़मा बेगम दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक देकर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। इतनी तेज़ आवाज़ सुनकर माया को चिढ़ होने लगी। पहले तो उन्हें उसके देर तक सोने से कोई परेशानी नहीं होती थी, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि वो लगातार दरवाज़ा खटखटा रही थी। यही सोचते हुए वो गुस्से में उठी, चप्पल पहनी और दरवाजे की तरफ झाँक कर बोली, मॉम क्या है, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? उसकी बात सुनकर नाज़मा बेगम का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसे हल्का सा हटाते हुए कमरे के अंदर आई और दरवाज़े बंद करके बोली, ये क्या तरीका है? क्यों हमें शर्मिंदा कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। अब तुम्हारे ऊपर सिर्फ एक पति की नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची की भी जिम्मेदारी आ गई है। अब अपना ये हाल बदलो और बाहर आओ। बहराम को ऑफिस जाने में देर हो रही है क्योंकि परी रो रो कर परेशान हो चुकी है। उसे अपनी माँ की ज़रूरत है। उनकी बात सुनते ही माया को अपनी ज़िंदगी में आए बदलाव याद आ गए। वो अपने आंसुओं नहीं रोक पाई, उसकी आंखें भर आई। उसने खुद को संभालते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, आपको क्या लगता है मैं ये सारी जिम्मेदारी मान लूँगी? उस बहराम शम्स को और उसकी रेडीमेड बेटी को अपना लूँगी? तो आप सबकी गलत फहमी है। मैं किसी ऐसे इंसान को नहीं अपना सकती जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। मैं उसकी बेटी की आया नहीं हूँ कि वो रोती रहे और मैं उसे संभालती रहूँ। मैं हमेशा जैसी ज़िंदगी जीती आई हूँ अब भी वैसे ही जीऊँगी। ये कहकर माया आगे बढ़ गई। तभी नाज़मा बेगम उसके सामने आई। उन्होंने उसके हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ किया और सख्ती से बोली, अब ये सब बातें करने की कोई फ़ायदा नहीं। अब तुम मानो या ना मानो, सच यही है कि तुम्हारा निकाह बहराम शम्स से हो चुका है और तुम्हें उसकी बेटी को अपनाना होगा। अगर अभी तुम बहराम के कमरे में नहीं गई तो मैं तुम्हारे डैड को सब सच बता दूँगी, फिर तुम खुद उनसे बात करना।
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगी। ये कहकर वो चली गई और माया अपना सिर पकड़कर बैठ गई। कुछ देर ऐसे ही बैठने के बाद वो कल रात वाले ही कपड़े में उसके कमरे में चली आई। वहाँ बहराम परी को गोद में लेकर उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। माया को देखकर वो उसके पास आया और परी उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो इसे संभालो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है। माया पहले ही परी को और फिर बहराम को ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई अजीब बात कह दी हो। बहराम ने उसे हैरानी से देखते पाया तो फिर बोला, सुना नहीं तुमने मैं क्या कह रहा हूँ? इस बार उसके कहने का तरीका थोड़ा सख्त था। माया अपनी हैरानी संभालते हुए बोली, क्या कह रहे हैं आप? मैं आपकी बेटी को संभालूंगी? मैंने ये शादी आपकी बेटी की देखभाल करने के लिए नहीं की है। मैंने ये सिर्फ अपने डैड के दबाव में किया है। आप जाए और अपनी बेटी के लिए दूसरी माँ या कोई काम करने वाली ढूंढ लीजिए। उसकी बात सुनकर बहराम ने उसे नाराज़ होकर देखा। उसने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और बोला, सीधे से मान जाओ, वरना मुझे मनाने के और भी तरीके आते हैं। कल रात से तुम्हारे मुंह से एक ही बात सुन सुनकर मैं थक गया हूँ। अगर तुमने फिर ऐसी बातें कही तो मैं तुम्हें बहुत सख्त जवाब दूंगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की ताकि तुम परी की माँ बन सको। अब चुपचाप परी को संभालो, मुझे देर हो रही है। माया ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, मैं नहीं संभालूंगी, समझे आप? बहराम ने उसका हाथ फिर पकड़ लिया और बोला, तुम बहुत ज़िद्दी हो गई हो। लगता है अब मुझे चाचू को बताना पड़ेगा कि तुम मेरे और मेरी परी के साथ कैसा व्यवहार कर रही हो। बहराम की ये बात सीधे उसके कमज़ोरी पर लगी। वो कुछ देर चुपचाप खड़ी रह गई। उसके मन में कई बातें चल रही थी। वो मन ही मन में बहराम को बुरा भला कह रही थी और सोच रही थी कि अगर उसकी हरकतें अशफाक साहब को पता चल गई तो वो क्या करेंगे। ये सोचते ही वो डर गई। फिर उसने धीरे से अपने दोनों हाथ आगे कर दिए। उसे हार मानता देखकर बहराम समझ गया कि उसकी बात का असर कर गई है। वो हल्का सा मुस्कुराया और परी को उसकी तरफ बढ़ाने लगा। जैसे ही उसके हाथ माया के हाथ से टकराए, माया को अजीब सा एहसास महसूस हुआ। वो घबरा गई और उसके हाथ से परी लगभग फिसल गई, लेकिन बहराम ने समय रहते परी को संभाल लिया। अब उसके हाथ माया के हाथों पर थे। माया उसे इतने पास देखकर परेशान हो गई थी, लेकिन बहराम को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि परी को कहीं चोट नहीं लगी। उसने एक हाथ माया के कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से परी को संभालते हुए बेड तक ले गया। फिर उसे बैठाते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें इन सब चीज़ों का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे तुम सीख जाओगी। उसकी नज़दीकी से माया पहले ही परेशान थी, ऊपर से उसकी बातें उसे और चिढ़ा रही थी। उसने अपने हाथ हटाते हुए तेज़ आवाज़ में कहा, मैंने कहा ना, मुझे आपकी पत्नी और आपकी बेटी की माँ बनने का कोई शौक़ नहीं है। मैं इसे नहीं संभालूंगी। उसे फिर से शुरू होता देखकर बहराम ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और धीरे लेकिन सख्त आवाज़ में बोला, चुप हो जाओ, दिखाई नहीं दे रहा परी सो गई है। अगर तुम्हारी वजह से वो फिर जाग गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माया बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। उसने उसका हाथ झटक दिया और परी की तरफ देखने लगी। परी उसकी गोद मिलते ही धीरे धीरे सोने लगी थी। माया ने एक बार बहराम की तरफ देखा और फिर परी की तरफ। परी को सोता देखकर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके रोने से उसका सर फिर दर्द करने लगे। बहराम ने दोनों को देखा और उठकर खड़ा हो गया। माया ने परी को बेड पर रखने की कोशिश की और वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी बहराम ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। वो उसके बहुत करीब आ गई। उसके परफ्यूम की खुशबू उसकी सांसों तक पहुंची तो उसने सर उठाकर उसे देखा। बहराम अपनी सुर्ख आंखों से उसे देख रहा था और हल्का सा मुस्कुरा रहा था। माया अंदर ही अंदर बहुत चिढ़ गई। वो उसे धक्का देकर निकलना चाहती थी, लेकिन बहराम ने ऐसा होने नहीं दिया। उसने माया के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़ लिए और कहा, परी की मम्मा को बहुत गुस्सा आता है, लगता है अब उन्हें सुधारने का समय आ गया है। उसकी बात सुनकर माया का गुस्सा और बढ़ गया। वो उसके मजबूत हाथों से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, मैं परी की मम्मा नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर बहराम मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा तो फिर मेरी पत्नी हो।
उसकी बात सुनकर माया का मन किया कि सामने खड़े इंसान को कच्चा चबा जाए। वो गुस्से में बोली, आपकी पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। बहराम हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, ये सब बाद में तय कर लेंगे कि तुम क्या हो और क्या नहीं। अभी के लिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तब तक हमारी परी का ध्यान रखना और इस कमरे से बाहर मत निकलना, ओके। इतना कहकर उसके गाल पर हल्का सा हाथ लगाया और बाहर चला गया। माया वहीं खड़ी गुस्से से जलती रह गई। उसे बहराम शम्स से बहुत नफरत महसूस हो रही थी। उसके लिए अपनी नफरत को शब्दों में बताना भी मुश्किल था। वो वापस बेड पर जाकर लेट गई और परी को देखने लगी, जो इस समय आराम से सो रही थी। उसे सोता देखकर एक पल के लिए उसका मन हुआ कि वो उसे जगा दे और वहां से भाग जाए, लेकिन उसे लगा कि बाद में परेशानी उसी को होगी, इसलिए उसने अपना इरादा बदल दिया और परी के पास ही सो गई। जब वो दोबारा उठी तो दोपहर हो चुकी थी। वो अभी भी रात वाले कपड़ों में थी। उसने ढीली टी शर्ट और जैगिंग पहन रखी थी। दोनों हाथ लाल चूड़ियों से भरे हुए थे। बालों को जल्दी में बनाया हुआ जूड़ा था और कुछ बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। इस हुलिये में भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने एक बार परी को देखा और कमरे से बाहर निकल गई। वो अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात ज़ेबा बेगम से हो गई। वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान लग रही थी। वो अभी तक जोया के जाने के दुख से बाहर नहीं आ पाई थी, इसलिए ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही रहती थी। ज़ेबा बेगम की नज़र माया पर पड़ी तो सबसे पहले उन्हें परी का ख्याल आया। उन्होंने धीरे से पूछा, माया कैसी हो आप, और परी कैसी है? उनके सवाल पर माया ने ताने भरे लहजे में कहा, मुझे लगता है आपको मेरे बारे में जानने से ज़्यादा परी के बारे में जानना है, तो मैं बता देती हूँ। आपकी पोती बिल्कुल ठीक है और दूसरों की नींद खराब करके खुद मज़े से सो रही है। उसके ये तरीका ज़ेबा बेगम को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जानती थी कि माया ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो उनके साथ भी ऐसे बर्ताव करेंगी उन्होंने सोचा नहीं था। माया ताना मार कर वहाँ से चली गई। ज़ेबा बेगम जल्दी से बहराम के कमरे में गई। वो परी को लेकर बहुत परेशान थी, क्योंकि सुबह से दूध नहीं पिलाया गया था और ना ही वो भूख से रोई थी। जब वो उसके पास पहुंची तो देखा कि परी को तेज बुखार था। शायद इसी वजह से वो सुबह से लगातार सो रही थी। उन्होंने तुरंत परी को गोद में उठाया और उसे लेकर अस्पताल चली गई। दूसरी तरफ माया एक ही दिन में परी और बहराम दोनों से परेशान हो चुकी थी। उसका मन कर रहा था कि ये तो सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चली जाए। उसने अपने मन की बातें वहीं रोक दी और वॉशरूम में चली गई। नहाकर और तैयार होकर जब वो सबके बीच आई तो सब उसे गुस्से भरी नजरों से देखने लगे। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा गलती कर दी गई हो। सबको अपनी तरफ देखते हुए देखकर वो थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसकी घबराहट ज़्यादा देर नहीं रही। वो फिर पहले की तरह सबकी परवाह किए बिना बैठ गई। जहाँ बाकी लोग दोपहर का खाना खा रहे थे, वहीं वो नाश्ता करने लगी। खाना शांत माहौल में ख़त्म हुआ। खाने के बाद सब वहीं बैठे रहे। सबको वहीं बैठा देखकर उसे समझ आ गया कि अब उसकी क्लास लगने वाली है, इसलिए वो वहाँ से उठकर जाने लगी। लेकिन तभी अशफाक साहब की तेज़ आवाज़ ने उसे वहीं रुकने पर मजबूर कर दिया। माया, यहीं बैठो, हमें तुमसे बात करनी है। माया समझ चुकी थी कि अशफाक साहब किस बात पर नाराज़ है, इसलिए वो मुंह बनाकर वहीं बैठ गई और बोली, जी डैड बोलिए। अशफाक साहब ने सख्त आवाज़ में कहा, मुझे तुमसे इतनी लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। परी को काफ़ी देर से बुखार था और तुमने किसी को बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। अगर जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती तो हमें उसे लेने भी नहीं चाहिए। आज पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ है, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी बात सुनकर शम्स साहब बोले, अशफाक जाने दो, माया अभी ना समझे, समय के साथ सब सीख जाएंगी। शम्स साहब को अपनी तरफ बोलता देखकर माया को लगा कि उसकी तरफदारी सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसकी शादी बहराम से करवाने में उनका बड़ा हाथ था। माया बहुत देर से खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार वो खुद को रोक नहीं पाए। उसने ज़ेबा बेगम, नाज़मा बेगम, शम्स साहब और यहाँ तक कि अपने डैड का भी लिहाज नहीं किया और सीधे बोल पड़ी, सॉरी टू से डैड, ये सारी बातें आपको और ताया जान को मेरी शादी बहराम से करने से पहले सोचना चाहिए थी।
और रही बात, मुझे नहीं पता था कि उसे बुखार है, और अगर पता भी होता तब भी मैं कुछ नहीं करती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। घर के सभी लोग उसकी इस बदतमीजी पर हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो लगातार यही सोच रही थी कि ऐसा क्या करे जिससे वो इन सब से छुटकारा पा सके। इन्हीं सोचों में खोई हुई वो पीछे वाले लॉन में टहल रही थी। उसने हल्के नींबू रंग की ढीली टी शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जैगिंग। बिखरे हुए बाल को उसने क्लचर में बांध रखा था। उस समय वो उस ढलती हुई शाम का हिस्सा लग रही थी। उसकी काली आंखें भी उसी शाम की तरह उदास थी। उसके लाल होठ, जो पहले हमेशा बिलाल से बातें करते समय मुस्कुराते थे, आज बिल्कुल शांत थे। उसका चेहरा भी थका हुआ लग रहा था। वो परेशान होकर बिलाल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसका प्यार सच्चा है, लेकिन बिलाल किसी भी तरह उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। माया ने उसे कल जो कुछ हुआ था सब बता दिया। उसके लिए वो शादी किसी हादसे से कम नहीं थी जो अचानक उसकी जिंदगी में आ गई थी। वो बिलाल से बात करने में इतनी खोई हुई थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कोई काफ़ी देर से उसके पीछे खड़ा उसकी हर हरकत देख रहा है। उसने बिलाल को एक और मैसेज भेजा और जैसे ही पलटी उसका सामना बहराम से हो गया। माया गिरने वाली थी, लेकिन बहराम ने संभाल लिया, अपनी बाहों में पकड़ लिया। शायद बहराम काफ़ी देर पहले ऑफिस से लौट आया था, क्योंकि उसने कोट उतार दिया था। वो इस समय सफ़ेद शर्ट और काली पैंट में था। उसका शर्ट बाजू मोड़े हुए थी और उसके बाल हल्के से माथे पर आ रहे थे। उसकी पर्सनैलिटी बहुत आकर्षित थी। देखने में वो किसी विदेशी जैसा लगता था। उसका गोरा रंग उससे सबसे अलग दिखाता था। भूरे बाल और नुकीली नैन नक्श उसे और भी आकर्षित बनाते थे। शादीशुदा होने के बाद भी कई लड़कियां उस पर जान देती थी। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि वो एक बच्चे का पिता है, और होता भी कैसे, वो अभी सिर्फ 27 साल का ही तो था। भले ही माया को खुद से काफ़ी बड़ा लगता था, लेकिन बाकी लोग उसे अभी भी कुंवारा समझ लेते थे। लेकिन इन सब खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर वो सिर्फ जोया से प्यार करता था। उसे लगता था कि जोया के जाने के बाद वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और उसे कभी भूल नहीं पाएगा। लेकिन जब माया उसकी ज़िंदगी में आई तो उसे महसूस हुआ कि माया के साथ भी बहुत गलत हुआ है। उसके सपनों को तोड़कर उसकी ज़िंदगी में शामिल किया गया है। तभी उसने मन ही मन में तय कर लिया था कि वो माया के साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करेगा। उसे कभी ये महसूस नहीं होने देगा कि वो उसकी ज़िंदगी में दूसरी औरत बनकर आई है। वो उसे वो सारे हक देगा जिनकी वो हकदार है। शायद इसी वजह से उसने अपने व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया था। माया ने देखा कि बहराम जैसे किसी सोच में खो गया है, तो वो चिढ़ गई। उसका मन किया जो भी चीज़ उसके हाथ में आए वो उसी से बहराम शम्स का सर फोड़ दे। उसने उसके बाहों से निकलने की कोशिश की। वो पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन बहराम पता नहीं किस सोच में खोया हुआ था। तब माया ने उसके पैर पर अपना हील रख दी ताकि उसे होश आए। बहराम को ना सिर्फ होश आया बल्कि उसे तेज दर्द भी महसूस हुआ, इसलिए वो तुरंत उससे दूर हो गया। माया खुद को संभाल कर खड़ी हो गई, गुस्से से बोली, आपको क्या लगता है आपकी इन हरकतों से मैं आपसे प्रभावित हो जाऊंगी, आपको और आपकी बेटी को अपना लूंगी? तो आप गलत सोच रहे हैं। जिस इंसान का नाम पहली बार दिल में बस जाता है वो कभी नहीं मिटता। आप समझ लीजिए, मैं उसे भूलकर कभी आपकी नहीं हो सकती। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई और बहराम अपनी बेइज्जती महसूस करके वहीं खड़ा रह गया। वो चाहता था कि माया उसे अपना ले, लेकिन माया नहीं चाहती थी कि वो उसे छोड़ दे ताकि वो बिलाल की जिंदगी में वापस जा सके। शाम के समय घर के सभी लोग साथ बैठकर खाना खाते थे। उन सब में माया भी शामिल होती थी। शम्स साहब घर के सबसे बड़े और सम्मानित इंसान थे, इसलिए डाइनिंग टेबल के बीच वाली कुर्सी हमेशा उनके लिए रहती थी। बाकी सब लोग अपनी मर्जी से कहीं भी बैठते थे। सब लोग चुपचाप खाना खा रहे थे। सिर्फ बहराम नहीं आया था। वो ऑफिस का काम कर रहा था, इसलिए अभी तक नीचे नहीं आया था। उसकी कमी वहाँ मौजूद सभी को महसूस हो रही थी। तभी नाज़िमा बेगम ने माया से पूछा, माया बेटा, बहराम कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया? उनकी बात सुनकर माया का हाथ वहीं रुक गया।
जो खाना खाने वाला निवाला उठाने वाली थी वो चिढ़कर बोली, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। उसने लापरवाही से कंधे उचका दिए। उसका जवाब सुनकर सब लोग बस उसे देखते रह गए। उसकी बात पर नाज़मा बेगम को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने धीरे से कहा, जाओ पहले बहराम को बुला कर लाओ, फिर खाना खाना। उनकी ये बात सुनकर माया अंदर से जल गई। वो उन्हें जवाब देना चाहती थी, लेकिन सबके सामने खुद को रोके हुए थोड़ी सख्त स्वर में बोली, मॉम, आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं खाना खा रही हूँ? अगर आपको उनकी इतनी चिंता है तो आप खुद जाकर बुला लीजिए। उसका ये जवाब सुनकर वहाँ बैठे सभी लोगों को शर्म महसूस हुई। वो सबको शर्मिंदा करके आराम से खाना खाती रही। तभी बहराम वहाँ चला गया। उसने माया के पास वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने अपने पास बैठा देखकर माया को बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपनी कुर्सी उससे दूर खिसका दी। ये देखकर सबको समझ आया कि वो अभी तक इस रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं कर पाई है, लेकिन बहराम ने उसकी इस हरकत पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे नज़रअंदाज कर दिया और आराम से खाना खाने लगा। खाना खत्म होते ही माया अपने कमरे में आ गई। वह ऐसे ही कमरे में इधर उधर घूम रही थी, तभी नाज़िमा बेगम उसके सामने आ गई। वो उसे गुस्से भरी नज़रों से देखते हुए बोली, वाह, आज तुमने सबके सामने मेरी बहुत इज्जत रख ली। उनकी बात सुनकर माया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो लापरवाही से बोली, आपको पता है ना, मुझे बहराम का नाम पसंद नहीं है। फिर आप सबके सामने उसका नाम क्यों लेती है? आगे से याद रखिए, अगर मैं कभी खुश दिखती हूँ तो मेरे सामने प्लीज़ बहराम का नाम मत लीजिए, मेहरबानी होगी। उन उसकी बहराम के लिए इतनी नफरत देखकर नाज़िमा बेगम को अपने और अशफाक साहब के फैसले पर दुख होने लगा। उन्हें लगा शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उन्होंने उसे समझाते हुए कहा, माया, हम जानते हैं कि तुम इस रिश्ते को दिल से नहीं मानती हो, लेकिन अब तुम्हें इसे स्वीकार करना होगा। शम्स भाई और भाभी क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे बारे में कि मैंने अपनी बेटी की कैसी परवरिश की है, जो अपनी माँ का भी सम्मान नहीं करती। प्लीज़ माया, संभल जाओ, वरना बहुत बड़े परेशानी हो जाएंगी। माया ने बिना सोचे जवाब दिया, मैं इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर सकती। आपको ये सब पहले सोचना चाहिए था। नाज़िमा बेगम ने इस बार थोड़ा सख्त होकर कहा, माया, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अभी इसी वक्त अपने कमरे में जाओ, वरना मैं तुम्हारे डैड को बुला दूंगी। माया ने जिद में कहा, मैं कहीं नहीं जा रही, यही मेरा कमरा है, आप चाहे तो डैड को बुला सकती है। उसकी ये जिद देखकर वो जैसे कोई और ही माया लग रही थी। अशफाक साहब काफ़ी देर से बाहर खड़े उसकी बातें सुन रहे थे। उसकी ये जिद देखकर उनका गुस्सा बढ़ गया। वो तेज कदमों से कमरे में आया और बोले, क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम बहराम के कमरे में क्यों नहीं जाना चाहती? उनकी आवाज़ सुनकर माया डर गई। उनकी आवाज़ में ऐसी शक्ति थी कि उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए, लेकिन खुद को संभालते हुए, हाँ, आपने सही सुना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। उसकी बात सुनते ही अशफाक साहब ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। माया हैरानी से उन्हें देखने लगी। इससे पहले अशफाक साहब ने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन आज बहराम की वजह से ये भी हो गया, और उसी पल उसका दिल में बहराम के लिए नफरत और बढ़ गई। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम जा रही हो या नहीं? उनके सवाल पर माया ने फिर इनकार में जवाब दिया, नहीं, मैं नहीं जा रही हूँ। मुझे इस इंसान से नफरत है। आपने ये भी नहीं देखा कि वो मेरे लायक है भी या नहीं। बस अचानक मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिया। मैं आज मर जाऊंगी, लेकिन आपकी बात नहीं मानूंगी। मुझे पता है, अगर आज मैं हार गई तो पूरी ज़िंदगी हारती रहूंगी। वो पूरे यकीन से बोली। पता नहीं आज उसमें हिम्मत कहाँ से आ गई थी कि वो अशफाक साहब के सामने भी झुकने को तैयार नहीं थी। उसे अपनी इस हिम्मत पर खुशी भी हो रही थी और दुख भी, कि अगर उसने ये हिम्मत पहले दिखाई होती तो आज वो किसी और के बच्चे की माँ नहीं बनती। अशफाक साहब गुस्से से बोले, ठीक है, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। इस बार वो उसे मारने के लिए आगे बढ़े थे कि तभी नाज़िमा बेगम उसके सामने आई और बोली, प्लीज़ अशफाक साहब, ऐसा मत कीजिए, मैं इसे समझाकर बहराम के कमरे में भेज देती हूँ, आप जाए। उनकी बात सुनकर अशफाक साहब का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। वो माया को गुस्से से और दुख भरी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। उनकी आंखों में अपने लिए नाराज़गी देखकर माया टूट गई और रोने लगी।
तभी नाज़िमा बेगम ने उसे संभाल लिया और समझाते हुए बोली, प्लीज़ माया मान जाओ, तुम ऐसा करके खुद अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना रही हो। तुम जानती हो ना तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ साथ बहराम से भी कितना लगाव रखते हैं। अगर बहराम के साथ तुम्हारा यही व्यवहार रहा तो वो तुमसे बात करना भी छोड़ देंगे। इतना समझाने के बाद भी माया नहीं मानी तो वो बोली, मॉम वो मुझसे नहीं सिर्फ बहराम से प्यार करते हैं। मैं आज जा तो रही हूँ लेकिन इस वादे के साथ कि मैं बहराम की और उसकी बेटी का जीना मुश्किल कर दूंगी। ये कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। उधर बहराम अपनी छोटी सी परी के चेहरे में जोया की झलक ढूंढ रहा था, लेकिन उसे उस समय जोया की एक भी झलक नहीं दिखाई दी। परी पूरी तरह उसी पर गई थी, वैसे ही गोरा रंग, वैसे ही भूरे बाल। उसे परी को देखकर बहुत प्यार आने लगा। वो उसके गाल पर प्यार करने लगा। तभी परी हल्का सा हिली और फिर रोने लगी। उसे रोता देखकर बहराम घबरा गया और उसे थपथपाकर चुप कराने लगा। तभी माया तूफान की तरह कमरे में आई। उसने जोर से दरवाज़ा बंद किया। रात के समय उसे अपने कमरे में देखकर बहराम हैरान रह गया। फिर उसे समझ आया कि वो अपने माता पिता के दबाव में यहाँ आई है। माया ने नफरत भरी नजरों से पहले बहराम को देखा और फिर परी को, फिर आगे बढ़ गई। जैसे ही वो पास आई, बहराम ने देखा उसकी आंखें लाल थी। उसकी लाल आंखें देखकर उसके दिल में अजीब सा दर्द हुआ। शायद हमदर्दी में उसने पूछ लिया, क्या हुआ, क्या तुम रोई हो? बहराम के सवाल पर माया ने अपनी जलती हुई आंखों से उसे घूरा और नफरत से बोली, इस समय आप मुझसे कुछ मत पूछिए, यही आपके लिए बेहतर होगा। जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है इसकी वजह सिर्फ आप है। माया की बात सुनकर बहराम कुछ देर चुप रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा और जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। माया की नज़रें नीचे थी, इसलिए उसने देखा ही नहीं कि बहराम ने दरवाज़ा बंद किया है। दरवाज़ा बंद करके वो वापस उसके पास आकर बैठ गया। उसे अपने पास बैठा देखकर माया हैरान हो गई और थोड़ी दूर सरक गई। तभी बहराम ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे समझाते हुए बोला, माया प्लीज़, जो कुछ हुआ है उसे किस्मत मानकर स्वीकार कर लो। क्या पता हमारी किस्मत में यही लिखा हो। बहराम उन लोगों में से था जो आज में जीना चाहता था। उसे अच्छी तरह पता था कि ज़िंदगी ना बीते हुए कल में होती है और ना आने वाले कल में। ज़िंदगी सिर्फ आज में होती है और जो आज में जीना सीख लेते हैं वो ना हार मानते हैं और ना डरते हैं। वो आज भी जोया से इतनी ही प्यार करता था जितना उसके साथ रहते हुए करता था, लेकिन माया को देखकर उसे लगने लगा था कि अब वो भी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा है और उसे उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना है। इसलिए वो पहली रात से ही इस रिश्ते को संभालने की कोशिश कर रहा था। माया ने उसका हाथ झटक दिया और खड़ी होकर बोली, डरपोक लोग किस्मत मानकर समझौता करते हैं, मैं डरपोकों में से नहीं हूँ। मैं अपना हक के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। मैं माया जाफर हूँ। मैं अपनी किस्मत से हार नहीं मान सकती। बहराम भी उठकर उसके सामने आ गया और बोला, अच्छा तो तुम किस्मत से लड़ना चाहती हो? उसका सवाल सुनकर माया चिढ़ गई और बोली, मुझे अभी आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। वो फिर से कमरे के बाहर जाने लगी जैसे पिछली रात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार बहराम उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया और बोला। बहराम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अभी कुछ देर पहले जो तमाशा हुआ है क्या वो भूल गई हो जो फिर वही करने जा रही हो? बहराम की बात सुनकर माया हैरानी से उसे देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चल गया कि उसके कमरे में उसके न जाने की वजह से कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। जब बहराम परी के पास लेटा हुआ था तब उसी समय माया के कमरे से उसे आवाज़ें सुनाई दे रही थी। पहले उसे लगा कि शायद माया ने छोटी सी बात को बड़ा बना दिया होगा, लेकिन जब वो लाल आंखों के साथ उसके कमरे में आई तब उसे यकीन हो गया था कि बात उसी के कमरे में न आने को लेकर हुई थी। माया ने बेपरवाही से कहा, मुझे इन तमाशों से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना कहकर वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल घुमाया उसे पता चला कि दरवाज़ा बंद है। वह हैरानी से पलटकर बहराम को देखने लगी जो हल्की सी मुस्कान के साथ उसे ही देख रहा था। वो तेज कदमों से उसके पास वापस आई और उसकी शर्ट के कॉलर पकड़कर बोली, ये सब क्या कर रहे हैं आप? आखिर चाहते क्या है मुझसे?
बहराम ने उसके हाथों पर अपने हाथ रख लिया और शांत आवाज में बोला, बस इतना कि तुम मेरी पत्नी बनकर रहो और परी की माँ बनो। उसकी बात सुनते ही माया नाराज होकर बोली, मैं कभी परी की माँ नहीं बन सकती और ना आपकी पत्नी। आपको पता है मैं आप दोनों से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? क्योंकि मुझे किसी की छोड़ी हुई चीज़ें पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि आप और परी पूरी तरह से जोया की दुनिया का हिस्सा है। मैं कैसे आप दोनों को अपना सकती हूँ? उसकी बात सुनकर बहराम को कुछ पल के लिए चुप रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि माया उसके बारे में इतना कठोर सोचती है। फिर वो उसके थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, माया जाफर, तुम शायद भूल रही हो कि जिंदगी हमेशा हमारी पसंद से नहीं चलती। कभी कभी जो कुछ हमारे हिस्से में आता है हमें उसी के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। उसने उसके चेहरे पर आए बाल पीछे किए। माया तुरंत पीछे हटने लगी और बोली, आप भी याद रखिए, माया जाफर समझौता करने वालों में से नहीं है। मैं किसी ऐसे रिश्ते को दिल से स्वीकार नहीं करूंगी जिसमें मैं अपना अपना नहीं मानती। इतना कहकर उसने उसे पीछे धकेल दिया। बहराम उसकी बातों से अंदर तक आहत हो गया था। वो चुपचाप जाकर लाइट बंद करके बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद माया भी बिस्तर के दूसरे किनारे पर आकर लेट गई। कमरे में दूसरे आरामदायक सोने का इंतजाम नहीं था, इसलिए उसने वही सोना ठीक समझा। जब दोनों के बीच छोटी सी परी सो रही थी और इस समय वो दोनों के बीच की दूरी भी बना गई थी। परी के बीच में होने से माया को थोड़ा सा सुकून महसूस हो रहा था। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब बहराम की आंख परी के रोने की आवाज़ सुनकर खुल गई थी। उसने एक नज़र बेखबर सी सोई हुई माया पर डाली और परी को अपनी गोद में समेट लिया। परी की अभी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी, शायद अभी भी तकलीफ हो रही थी। बहराम को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे संभाले। वो किसी भी तरह शांत नहीं हो रही थी। बहराम ने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, मगर वो चुप नहीं हुई तो आखिर में बहराम उसे ज़ेबा बेगम के पास छोड़ आया। उसने नफरत भरी नज़रों से माया को घूरा और फिर वापस अपनी जगह आकर सो गया। माया ने नींद में करवट बदली और अनजाने में अपना हाथ बहराम के सीने पर रख दिया। बहराम को आंख बंद किए हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उसकी नज़दीकी का एहसास उसे फिर से आंखें खोलने पर मजबूर कर गया। उसने आंखें खोलकर माया के खूबसूरत चेहरे को देखा, फिर उसके नाजुक सफ़ेद हाथों को देखा जिनकी लंबी उंगलियों पर रेड कलर की नेल पेंट बहुत जच रही थी। ऐसे ही नेल कलर जोया लगाया करती थी। उस समय उसके चेहरे में जोया की झलक दिखाई देने लगी। बहराम उस समय पता नहीं क्या सोच रहा था। उस पल के असर में उसने उसका हाथ थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसे अपनी बाहों में भरकर कुछ देर उसके सिल्की बालों में हाथ फेरता रहा, उसे महसूस करता रहा। फिर अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब लाकर उसे अपने करीब समेट कर सो गया। माया गहरी नींद में थी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी सांसें किसी और की सांसों से टकरा रही हो। उसे अजीब सी घुटन महसूस हुई। तभी उसने अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि बहराम शम्स उसके बहुत करीब था। उसकी इतनी नज़दीकी से माया घबरा गई। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। तभी उसने धीरे से आवाज़ दी, बहराम। आवाज़ देने के साथ ही उसने उसे हल्का सा हिलाना भी शुरू कर दिया। तभी बहराम ने अपनी लाल आंखें उसके चेहरे पर टिका दी। बहराम आप? माया घबराई हुई थी। उसकी जुबान ठीक से साथ नहीं दे रही थी। बहराम ने इतने दिनों बाद अपनी जोया जैसी झलक को अपने इतने करीब देखा तो कुछ पल के लिए बस उसे देखता रह गया। फिर उसने अपने थमे हुए हाथ को धीरे से उसके होठों के पास ले जाकर छू लिया। माया ने उस अजीब से एहसास के साथ अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वो उसकी बंद आंखों को देखते हुए अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। फिर उसने अपने होठ उसके लाल होठों पर रख दिए। उस गर्म और जलते हुए स्पर्श ने जैसे ही माया के होठों को छुआ, उसकी हालत अजीब सी होने लगी। तभी उसने अपने दोनों हाथों से बहराम की शर्ट कसकर पकड़ ली। जब उन गर्म होठों ने माया के होठों को छुआ तो जैसे कुछ पल के लिए मदहोश सी हो गई। वो इससे पहले ऐसे अनोखे लिम्फ से आशना नहीं थी।
जिसने उसकी दिल की दुनिया दरहम भरहम कर दी थी। वो बहराम को रोकना चाहती थी मगर रोक नहीं पाई, शायद अपने दिल के हाथों मजबूर हो चुकी थी। बहराम के होठ अब उसके गर्दन के गिर्द अपना छाप छोड़ रहे थे और वो उस लम्हे खुद को बेबस महसूस कर रही थी। बहराम ने उसे बेबस कर दिया था मगर फिर जहन में एक ख्याल आया कि वो ये चाहते उस पर नहीं लुटा रहा है बल्कि उसे जोया समझ रहा है। ये ख्याल आते ही उसे होश आया। उसने घबराकर बहराम की गिरफ्त से निकलने की कोशिश की मगर बहराम ने ऐसा नहीं होने दिया। वो उसे मजबूती से अपनी बाहों में भर गया और उस पर पहले से भी ज्यादा शिद्दत से प्यार लुटाने लगा। अब उसने माया को पूरी तरह से अपने जाल में कैद कर लिया था। माया को उसका ये प्यार, उसकी मोहब्बत पसंद तो आ रही थी मगर वो उसे खुद पर हक नहीं देना चाहती थी। माया को अपनी बेबसी पर रोना आ गया। उसने आंसू बहाने की बजाय उस वक्त से लड़ने का सोचा। तभी उसने बहराम के कंधे पर अपने दांत गाड़ दिए जिससे बहराम बुरी तरह तड़प उठा। उसने लंबे चौड़े बहराम शम्स को अपने कमजोर हाथों से दूर धकेलने की कोशिश करते हुए नफरत से कहा, बहराम शम्स, आज आपने ये भी साबित कर दिया कि आप भरोसे के काबिल नहीं। आप एक डरपोक इंसान हैं जो पीठ पीछे खंजर घोंपने के पर भरोसा रखते हैं। मैं आप पर लानत भेजती हूँ। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठ बैठ गई। उसे आज सच में बहराम से बहुत डर लग रहा था। उसे पता था कि वो एक मर्द था और कुछ भी कर सकता था, इसलिए उसने उस समय बहराम को ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और उसके कमरे से निकल जाना ही बेहतर समझा। लेकिन इससे पहले कि वो बिस्तर छोड़ती, बहराम ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे झटका देके उसे वापस बिस्तर पे गिरा दिया। फिर उसकी तरफ झुकते हुए कहने, जो कुछ मैंने किया है इस पर बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद को गलत नहीं मानता और ये सब उस बेइज्जती का जवाब था जो तुमने की थी। आइंदा अगर तुमने फिर ऐसा कुछ कहा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ एक झलक थी, उसके बाद अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हारी सारी आज़ादी छीन लूंगा, समझी तुम? इतना कहकर वो फिर से माया की तरफ झुका था। उसने बड़े ही हक से माया के होठों को दोबारा अपने होठों में कैद कर लिया। इस बार उसका अंदाज बड़ा ही जालिमाना था, जिस पर माया बस अपनी आंखें बंद किए आंसू बहाती रही। तभी उसने माया के चेहरे पर गिरे आंसुओं को देखा, फिर उन नमकीन बूंदों पर अपने होठ रख दिए। वो बस सब्र का प्रदर्शन करती रही। वो काफी देर तक ऐसे ही अपनी मनमानियां करता रहा। कभी वो उसकी गर्दन पर झुकता रहा तो कभी उसके होठों से गुस्ताखियां करता रहा। फिर अचानक ही उसे माया पर तरस आ गया तो उसने माया को धक्का देते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। इतना कहकर वो अपने चेहरे पर तकिया रखकर सो गया और माया खुद को इस्तेमाल करके फेंकी हुई चीज समझकर वहीं स्तब्ध रह गई। काफी देर तक वो एक ही जगह पर खड़ी रही, फिर रोती हुई अपने कमरे में आ गई। उसे बहराम के कमरे से निकालना बुरा नहीं लग रहा था, बल्कि खुद को इस तरह इस्तेमाल की चीज समझकर छोड़ दिया जाना उसे अंदर तक चुभ रहा था।